वेलकम टू माय अकाउंटेंसी क्लासेस। फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में कवर किया था कि अकाउंट्स होते क्या हैं और अकाउंटिंग हम पढ़ते क्यों हैं। फ्रेंड्स, आई होप मुझे लगता है कि आप सबको अकाउंट्स क्या है और अकाउंटिंग करते क्यों हैं ये अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब हम इस वीडियो में आज हम कवर करेंगे अकाउंटिंग साइकिल के बारे में और टाइप ऑफ अकाउंटिंग, मतलब अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं और अकाउंटिंग साइकिल है क्या। अकाउंटिंग साइकिल बेसिकली जैसे आप कोई फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो लगातार बेस पे जो हम काम करते हैं और फिर फाइनेंशियल ईयर आने के बाद फिर से वही काम रिपीट करते हैं, उस फाइनेंशियल ईयर को समझाने के लिए अकाउंटिंग साइकिल बनाया जाता है। तो अकाउंटिंग साइकिल के बारे में हम और अच्छी तरीके से समझेंगे कि ये होती कैसे है। तो फ्रेंड्स, अकाउंटिंग साइकिल से हम स्टार्ट करते हैं। पहला है आइडेंटिफाइंग ट्रांजैक्शन। मतलब आइडेंटिफाइंग ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कि जैसे पूरे साल में क्या लेन देन हुआ है, क्या हमने बेचा, क्या खरीदा, उन सब ट्रांजैक्शनों की जांच करना, पहचान करना। उन सब ट्रांजैक्शन को हमें पहचान करनी पड़ेगी, क्या हमारा परचेज है, क्या हमारा सेल्स है। इससे पता चल जाता है कि मतलब किस चीज में हमारा पैसा खर्च हुआ है या कहाँ से हमें पैसा आया। दूसरा होता है जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री बेसिकली मान लो अगर एक दिन में आपके पास 100 कस्टमर आते, तो बेसिकली बात है कि आपको 100 कस्टमरों ने क्या लिया क्या नहीं लिया ये चीज़ याद नहीं होगी, क्योंकि मुश्किल से अगर 5-6 कस्टमर आते दिन भर में तो उस चीज़ का हमें पता रहता कि हाँ भाई, आज उसने हमसे ये लिया है और कल उसने हमसे ये लिया था। पर बेसिकली अगर आप कोई दुकान खोल के रखे हो जहाँ पे आपके पास करीबन 100 कस्टमर आ रहे हो और 100 कस्टमरों में से आप से किसी ने पूछ लिया कि ये व्यक्ति क्या लेके गया, तो शायद आप ना बता पाए, क्योंकि उसकी कोई एंट्री आपने नहीं की है। एंट्री का मतलब ये कि आपने उसे कहीं लिखा या फिर उसे लिखकर नहीं दिया। तो इससे इसका जर्नल एंट्री का एक ही मतलब होता है कि हम किसी चीज में, कंपनी में अगर व्यवसाय कर रहे हैं तो हमें उस चीज की एंट्री करनी है कि कब हमने माल परचेज किया है या फिर कब सेल्स किया है। तो इससे ये पता चल जाता है कि किस पार्टी से हमें कितना पैसा लेना है या किस पार्टी को पैसे कितने देने हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें कुछ चीज़ें की लेजर्स बनाए जाते हैं। सबसे पहले आता है हमारा कैश। अब मान लो आपने जैसे करीबन 1.5 लाख तक का आपने कैश में सेल या परचेज किया है, तो उसकी एंट्री हम कैश में करेंगे। सेम उसके बाद आता है रिसेबल। रिसेबल होती क्या है? रिसेबल एक प्रकार का पत्र है। मान लो जैसे आपने आज किसी पार्टी से माल खरीदा, उस पार्टी को आज आप पेमेंट नहीं करना चाहते हो या फिर किसी कारण से आप कर नहीं पा रहे हो, तो उस पार्टी को आप एक पत्र देते हैं जिसे रिसीवेबल बोलते हैं। उससे क्या होता है कि मतलब आपको कुछ समय के लिए जो उसमें डेट डाली रहती है उस समय तक आपको वो ये नहीं बोलता कि हाँ भाई मेरे पैसे दे दो या फिर मेरे को पैसे की जरूरत है। वो उस समय पे ही आके आपसे पैसे लेगा जो उस पेबल या रिसीवेबल पत्र में लिखा होगा। ठीक इसके विपरीत भी एक पेबल पत्र होता है, बिल्कुल दोनों एक जैसे ही कार्य करते हैं। उसके बाद पेबल और रिसीवेबल आपको समझ में आया कि पेबल रिसीवेबल तो हमारे पास जो रिसीव होने वाले रहते हैं और पेबल जिसे हम पे करने वाले रहते हैं, दोनों एक ही प्रकार के पत्र होते हैं। बस फर्क इतना होता है कि रिसीवेबल हम जिससे पैसे मांगते हैं उससे हमें वो हमें पेबल देता है जो कि हमारे लिए रिसीवेबल होता है, और हम जिसको पैसे देते हैं हमें वो पेबल होता है जो कि उसके लिए रिसीवेबल बनता है। उसके बाद आता है सेल्स अकाउंट। आप दिन भर में कितने भी अपना माल बेचे हो, कच्चा माल या फिर कोई दुकान पे ही आपने जितना भी सामान बेचा है, तो वो सब हम एंट्री सेल्स अकाउंट में करते हैं। उसके बाद आता है परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट बेसिकली आप समझते हैं अगर हमें कोई दुकान चलानी है तो सबसे पहले तो हमें माल खरीदना पड़ेगा, तो वो उन चीज की एंट्री हम परचेज अकाउंट में करते हैं। उसके बाद आता है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट है एक प्रकार का। जैसे समझ लो आप कोई दुकान खोलना चाहते हो या फिर कोई कंपनी खोलना चाहते हो, तो उसमें सबसे पहले चीज आपको क्या करना पड़ेगा? इन्वेस्ट करना पड़ेगा। कोई कंपनी तो अपने आप बन नहीं जाती या फिर कुछ, क्योंकि उसमें कुछ पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, तो वो इन्वेंटरी स्कीम में एंट्री दी जाती है। उसके बाद आता है एक्सपेंस। एक्सपेंस को आप अच्छी तरीके से समझें। एक्सपेंस होता क्या है? एक्सपेंस बेसिकली एक चीज है कि मतलब जैसे मान लो दिन भर में आपने जो भी खर्चा किया, मान लो जैसे आपकी एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसमें कम से कम 10 घड़ी लगी हुई है। उन 10 घड़ियों से आपको क्या होगा कि उनकी सेल खत्म हो गई,
अब वो एक तरफ से तो आपका खर्चा ही हुआ, काम कुछ नहीं आ रहा पर एक तरफ से वो आपका खर्चा है। उससे क्या हो रहा है कि मतलब बेसिकली आपको ये पता चल रहा है कि हाँ भाई मेरा इस चीज़ में खर्चा हो रहा है, तो उस चीज़ की एंट्री हम एक्सपेंस में करते हैं। सैलरी और बेस अकाउंट, ये अकाउंट वो अकाउंट है, मान लो जैसे आपने कंपनी खोल रखी है तो उसमें आप कंपनी चलाने के लिए आपको वर्कर्स की ज़रूरत होगी। अब वर्कर्स आपके पास फ्री में तो काम करेंगे नहीं, क्योंकि उन्हें अपने काम के लिए उसके बदौलत कुछ चाहिए। तो वो होती है सैलरी। या तो हम उनको सैलरी दें या फिर उन काम के लिए हम उसे कुछ प्रेरित करने वाली वस्तु या फिर उसे जो उपयोग लगे वो दे सकते हैं। पर बेसिकली आजकल वो सब चीज़ बंद हो चुकी है, तो हम आजकल सैलरी ही देते हैं जिसे हम वेज या एक्सपेंस अकाउंट में रख लेते हैं। उसके बाद आता है लेजर अकाउंट। लेजर अकाउंट बेसिकली इन सभी चीज़ों पर आधारित है। एक होता क्या है, देखो जैसे हम जर्नल एंट्री बनाते हैं तो जर्नल एंट्री के अंदर जितनी भी अकाउंट हम बनाते हैं, जैसे केस, रिसीवेबल, पेबल, सेल्स, परचेज, इन्वेंट्री, एक्सपेंस, सैलरी एंड वेजेस अकाउंट, ये सब अकाउंट जैसे ही बनाते हैं हम, तो उसके साथ हमें एक लेजर अकाउंट बनाना पड़ता है। क्योंकि भाई इससे ये होता है कि मान लो जो चीज़ हमारे पास उधार है, अब हम मान लो अगर किसी ने हमसे पूछ लिया कि सेल्स कितने लोगों ने किया, तो हम कैसे बता पाएंगे कि सेल्स कितने लोगों को हमने किया। इससे ये होता है कि मतलब सेल्स एक पूरा, मतलब जैसे हम पूरी जर्नल एंट्री करते हैं उसमें सेल्स जहां जहां रहेंगे वो सभी सेल्स को उठा के एक लेजर बनाएंगे उस सेल्स लेजर का। तो उसमें जिस जिस को हमने सेल किया है ना, उन सभी के नाम, अगर हमने उधार में बेचा है तो उन सभी के नाम, और अगर कैश में बेचा है तो भी कैश के नाम, तो उन सभी के लिए लेजर अकाउंट होता है। ठीक ऐसा ही कैश, रिसीवेबल, पेबल, सेल्स, परचेज, इन्वेंट्रीज, बुक्स, सैलरी, वेजेज और अकाउंट्स और तरह के लेजर्स होते हैं जो कि हम इनमें बनाते हैं। उसके बाद आता है ट्रायल बैलेंस। अब मान लो पूरा लेखा जोखा कर लिया हमने, ट्रांजैक्शन पहचान ली, जर्नल एंट्री कर ली, लेजर अकाउंट भी बना लिया, ये सब हम बना लिए, पर फिर इसका रिवीजन क्या हुआ हमारा बनाने का। यही रीजन होता है, कोई भी व्यवसाय हम चला रहे हैं तो उसमें हमारा सबसे पहले प्रॉफिट देखते हैं। अब वो प्रॉफिट कैसे निकलता है, वो निकलता है ट्रायल बैलेंस से। आपने इन सब चीज़ की एंट्री की, लेजर बनाया, लेजर के बाद आता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनाने पे आपको ये पता चलता है कि आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना हुआ, आपने क्या क्या इन्वेस्ट किया था, कितना परचेज किया, कितना सेल्स किया, आपके पास क्या एसेट हैं, इन सभी चीज़ों का उपाय ट्रायल बैलेंस देता है। ट्रायल बैलेंस के बाद आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सबसे बेहतरीन चीज़ है कि कंपनी को अगर अपनी आर्थिक स्थिति बतानी हो ना, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबसे बेस्ट से। इससे क्या होता है कि कंपनी, अगर मान लो हमारे कुछ इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर क्या करेंगे कि हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेंगे। वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये देखेंगे कि आपने इस वर्ष कितना लाभ किया। अगर आपकी कंपनी घाटे में चल रही है तो वो किस रीजन से चल रही है, तो उस चीज़ को बेसिकली हमारी सहायता करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है यही, क्योंकि ये हमारे जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको दिखाना भी पड़ता है, जीएसटी वालों को भी दिखाना पड़ता है, इन सभी चीज़ों का फाइनेंशियल स्टेटमेंट कराना पड़ता है। आई होप इन सभी चीज़ों को आप समझे होंगे। जैसा कि मान लो आज मैंने कोई कंपनी खोली है 2023 में, फाइनेंशियल ईयर हमारा स्टार्ट कब होगा, 1 अप्रैल 2023 से हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा और 31 मार्च 2024 में हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा। ठीक अगले साल जब हम कोई कंपनी इशू बनाएंगे तो 2024 में हमने कंपनी बनाई तो 1 अप्रैल 2024 से कंपनी बनेगी और 31 मार्च 2025 को खत्म होगी। फिर वापस हमें वही चीज़ करना पड़ेगा, इनडिफाइंड ट्रांजैक्शंस, जर्नल एंट्री, लेजर्स, ट्रायल बैलेंस और फिर सबसे आखिरी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इन सभी चीज़ों से हमें अपनी कंपनी के पोजीशंस, प्रॉफिट एंड लॉस और हमारे पास जितनी भी एसेट्स होते हैं उन सभी चीज़ों के बारे में हमें पता चलता है। बेसिकली इनका कोई रूल नहीं होता। इनका रूल क्या होगा कि मान लो अगर आपने इनकी एंट्री नहीं की, आप घाटे में चल रहे हो, आपको ये कैसे पता चलेगा, आपका तो आपने तो किसी चीज़ की एंट्री नहीं की, एंट्री नहीं की तो लेजर नहीं बने, लेजर नहीं बना तो हमने ट्रायल बैलेंस से जो हमने इन्वेस्ट किया था वो हमने माइनस नहीं किया, जो हमने परचेज किया था वो हमने माइनस नहीं किया, जो हमारे एक्सपेंस थे वो हमने माइनस नहीं किया, तो ट्रायल बैलेंस हमने नहीं बनाया। अब ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया तो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसे भी नहीं बनेगा, क्योंकि मेन चीज़ तो यही है। और इसके बदौलत ये है लेजर अकाउंट। लेजर अकाउंट तब बनेगा जब आप जर्नल एंट्री करोगे, और जर्नल एंट्री के लिए बेसिकली आपको एक चीज़ पहचाननी पड़ेगी
कि आपने कोई भी ट्रांजैक्शन किया है, उस ट्रांजैक्शन की पहचान क्या है, वो सेल्स में चढ़ेगा या परचेज में चढ़ेगा या एक्सपेंस में चढ़ेगा, इन सभी चीज़ों की पहचान करनी होगी। इसलिए बेसिकली आपको अकाउंटिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ इन पांचों पे ध्यान रखना पड़ेगा। ये पांच वो वैसी चीज़ है जो कि मतलब पूरे आप बीकॉम करें, बीओ करें, बीए करें, सीए जो भी करें, आपको इन पांचों की आवश्यकता पड़ेगी ही। और सबसे मेन चीज़ ये है कि हमारा फाइनेंशियल ईयर आपको पता होना चाहिए। फाइनेंशियल ईयर हमारा 1 अप्रैल से जो स्टार्ट होता है वो जाके 31 मार्च, नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च को खत्म होता है। तो आई होप आपको अकाउंटिंग साइकिल्स के बारे में समझ में आया होगा। और आगे बढ़ते हुए हम समझते हैं कि टाइप ऑफ अकाउंट, मतलब अकाउंट होते हैं। अकाउंट बेसिकली मैं आपको बताना चाहूंगा कि अकाउंट होते हैं। अकाउंट जैसे आपने कोई पर्सनल अकाउंट देखा, आपके पास एक खाता हो, पासबुक जिसे बोलते हैं, आपने उसमें देखा होगा अगर हम कैश जमा करने जाते हैं बैंक में, तो उसमें बैंक में वाले एंट्री चढ़ाते हैं, और फिर अगर हम कैश निकालने जाते हैं तो भी बैंक वाले एंट्री चढ़ाते हैं। ऐसा वो करते क्यों? ऐसा वो इसलिए करते हैं कि आपका जो भी लेन देन बैंक से हो रहा है, आपने मान लो जैसे 1 लाख रुपए जमा किए, आपने धीरे धीरे करते हुए 90,000 निकाल लिए। अब बैंक वाला आपको बोल दे कि आपका 1 लाख पूरा हो गया, तो आपको कैसे पता चलेगा? तो इस चीज को जानने के लिए ही बैंक वाले एक एंट्री करते हैं, जिससे कि आपको मतलब ये पता रहता है कि हाँ, सुनिश्चित रहता है कि 1 लाख मैंने अगर जमा किया तो मैंने 1 लाख निकाल लिया। तो इसलिए अकाउंट बनाया जाता है। अब टाइप ऑफ अकाउंटिंग के बारे में हम समझेंगे। टाइप ऑफ अकाउंटिंग होते कितने प्रकार के? बेसिकली अकाउंट तो 3 प्रकार के होते हैं। इन सभी के बारे में हमें अच्छे तरीके से जानना पड़ेगा। इनके गोल्डन रूल्स के बारे में बात करते हैं। सबसे बेस्ट रूल्स होते हैं। सबसे पहला तो होता है हमारे पास पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट समझ लो कि जैसे आपके पास भी एक पासबुक है, मेरे पास भी एक पासबुक है। नॉर्मली आजकल सब बच्चों के पास पासबुक है क्योंकि स्कूल वालों ने कंपल्सरी कर दी। तो इनसे क्या होगा कि आप जैसे मैं गया बैंक में, बैंक वाले को मैंने एक पर्ची दी, उसे में 10,000 दिए, मैंने उसे बोला कि मेरे अकाउंट में लगा दो। तो इससे क्या हुआ कि ये एक अकाउंट मेरे नाम का बना हुआ है बैंक में, उसने मेरे नाम का अकाउंट बना रखा है, उसने मेरे अकाउंट को क्रेडिट कर कि हाँ भाई इस बंदे ने 10,000 जमा किए। ठीक, अब सेम अगर मैं जब निकालने जाऊंगा तो मेरे अकाउंट से डेबिट कर देगा। इससे क्या होगा कि मेरा जो अकाउंट चलेगा ना वो बराबर चलेगा, जीरो। मैंने 10,000 दिए, 10,000 वापस ले लिए, तो वो अकाउंट शून्य हो गया, बैंक की तरफ से भी और मेरे तरफ से। अब सबसे पहले पर्सनल अकाउंट्स के रूल के बारे में बात करें। पर्सनल अकाउंट का रूल सिंपल सा है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। मतलब जो लेने वाला है, सिंपल सा लॉजिक लगाओ, अगर आप किसी आदमी को पैसे दे रहे हो, ठीक, तो कैसे दो? आप हाथ ऊपर रखेंगे और लेने वाला आदमी हाथ नीचे रखता है। तो बेसिकली कौन है कि उसे पैसे मिल रहे हैं और हम उसे पैसे दे रहे हैं, तो हम क्रेडिट। तो पर्सनल अकाउंट का रूल सीधा होता है कि डेबिट द रिसीवर, जो आ रहा है, जो लेने वाला व्यक्ति है, उसे डेबिट में रखते हैं, और जो देने वाला व्यक्ति होता है उसे हम क्रेडिट। जैसे कि एक एंट्री समझो कंपनी के रिलेटेड, स्टार्ट बिजनेस विद कैपिटल 50 लैक्स। मतलब कोई बिजनेस हमने स्टार्ट किया है 50 लाख के साथ, उस बिजनेस में हमने ना तो कैश लगा ना। अब किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास सबसे पहला पर्पज क्या होगा? हमारे पास क्या आ रहा है? सबसे पहले हमारे पास आ रहा है बैंक, क्योंकि हमारे पास पैसे हैं, हम पैसे दे रहे हैं, तो हम कैपिटल बन रहे हैं। कैपिटल का मतलब पूंजी। अगर आप किसी कंपनी में अपना इन्वेस्ट करते हो ना, तो उस चीज का कैपिटल हो जाता है, और उस पूंजी पूंजी हो जाता है, और आप बनते हैं उस कंपनी के मालिक। तो सिंपल सी बात है, पहले आप पैसे लगाएंगे तो ही आप मालिक बनेंगे। ठीक, तो इसके लिए क्या रूल बनेगा? द रिसीवर द गिवर्स। बेसिकली आपको मैं बता दूं, डीआर का मतलब होता है डेबिट, जिसे हम बाय के हिसाब से भी लिख सकते हैं। और तो इसके बारे में बेसिकली हम बात करें कि डेबिट मतलब बाय होता है और क्रेडिट मतलब टू होता है। तो इनको हम समझेंगे आगे कि ये होते कैसे। उसके बाद बेसिकली हम आते हैं दूसरे अकाउंट पे, जो कि होता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट एक प्रकार से समझो कि हमारा खर्चा हो। जैसे मान लो कि नॉमिनल अकाउंट को हम हिंदी में कहते हैं नाम मात्र खाता।
मतलब बस नाम नाम के लिए होता है, बाकी बात होता कुछ नहीं है उसका। जैसे मान लो मैंने कोई एक्सपेंस किया, आज मैंने खर्चा कर दिया, उससे मेरे को मिला तो कुछ नहीं, कुछ प्रॉफिट हुआ नहीं, तो फिर वो नॉमिनल अकाउंट में आता है। इसका सबसे बेसिक रूल क्या होता है कि ऑल द एक्सपेंस, मतलब जो भी एक्सपेंस हमारे जो भी खर्चे होंगे उसे हम डेबिट में लिखें, और जो हमारे पास आ रहा है, मतलब इनकम हो रही है कहीं से, मान लो अगर बेसिकली मेरे पास मान लो इंश्योरेंस के पैसे हैं, तो इंश्योरेंस क्लेम मैंने किया, तो क्लेम के पैसे जो आए मेरा, वो इनकम हो गया, वो चीज़ का मेरा इनकम हो गया। और वैसे ही सेम अगर मैं घड़ी का एग्जांपल मैंने आपको कुछ देर पहले दिया था, उस घड़ी का एग्जांपल मैं लेता हूँ। उस घड़ी का एग्जांपल समझो आप कि मतलब जैसे मैंने बोला कि आपको आपकी कंपनी में पूरी 10 घड़ी हैं, 10 घड़ी की अगर सेल खत्म हो जाती है तो उस सेल को आप लगाते हैं, जो कि हमारा एक्सपेंस में आता है। अब उस घड़ी के सेल से आपको मिल तो कुछ नहीं रहा है, ना ही प्रॉफिट हो रहा है आपका, ना ही कुछ लॉस। तो बेसिकली वो क्या हो गया कि नाम मात्र खाता हो गया, जिससे कि मतलब हमें कुछ नहीं मिलता, मिलता कुछ नहीं है, और उसके बदले हमारे पैसे लग जाते हैं या फिर कुछ खर्चे हो जाते हैं, तो उसको हम लॉस में लिखते। तो नॉमिनल अकाउंट का बेसिकली रूल होता है कि जो भी एक्सपेंस हुए, जो भी हमारे खर्चे हैं, चाहे आप सेल्स की बात, सेल बैटरी का सेल खरीदने के लिए आप खर्चे कर लो, या फिर बेसिकली आपका मतलब कुछ टूट गया हो, या फिर कोई बेसिकली जैसे स्टेशनरी के सामान, मान लो आप पेज लाने गए, पेन लाने गए, पेंसिल लाने गए, इन सब सभी चीज़ों से जो भी आपका खर्चा हो रहा हो उसे हम डेबिट में लिखेंगे, और जो हमारा इनकम होता है उसे हम क्रेडिट में लिखेंगे। इनकम का मतलब जैसे देखो, अब हमारे पास रद्दी पेपर्स हैं, उन रद्दी पेपर्स से जो हमारे पास इनकम आ रही है, बेचने के बाद जो भी इनकम आएगी उसे हम क्रेडिट में लिखेंगे। बेसिकली समझो, ए वेज एंड सैलरी पेड, मतलब वेज मतलब मजदूरी, और सैलरी मतलब बेसिकली आप सभी समझते हैं अच्छी तरीके से कि सैलरी होती क्या है, क्योंकि बेसिकली आज हम सब के मम्मी पापा जो भी काम करते हैं उनको हर महीने में सैलरी तो प्रोवाइड की जाती है। बेसिकली इन चीज़ों के बारे में समझो कि मतलब जैसे मान लो आज मैंने किसी मजदूरों से काम करवा लिया, आज मुझे 3-4 मजदूरों की जरूरत थी कंपनी में, तो मैंने 3-4 मजदूरों से काम करवा लिया, वो उनको मेरे को, उन्होंने मेरे लिए काम तो फ्री में किया नहीं, क्योंकि भाई अगर वो काम कर रहे हैं तो उनकी भी कोई ज़रूरत होगी। अब वो ज़रूरत तो मुझे पता नहीं है, तो मतलब मैं क्या करूँगा कि उनको सैलरी प्रोवाइड करूँगा कि हाँ भाई, अगर तुम सैलरी लेना चाहते हो तो सैलरी दे लो, क्योंकि बेसिकली आजकल लोग सैलरी प्रोवाइड ही करते हैं। तो इसमें क्या होगा कि वेज एंड सैलरी, जो भी हमारी सैलरी मतलब ये तो हमारा एक खर्चा हो गया, तो उसे हम डेबिट में लिखेंगे, और जा रहा है जो हमारे बैंक से जा रहा है तो उसे हम क्रेडिट में लिखेंगे। इस चीज़ को समझने के लिए सबसे अच्छी चीज़ है कि अपने मम्मी पापा से एक चीज़ कंफर्म करो। अगर आपके मम्मी पापा देखो, एक महीने में एक दिन आपके मम्मी पापा को सैलरी मिलती है, तो एक दिन सैलरी जो मिलती है उसे क्या हम सैलरी अकाउंट में लिखते हैं, वो कंपनी वालों के लिए खर्चा होता है। आप अथोराइज करो कि आप एक कंपनी के मालिक हो, आपके पास जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको आप सैलरी दे दो, तो आपका आपके कोई प्रॉफिट तो नहीं हुआ, आपका लॉस ही है एक तरफ से, क्योंकि आप उनको सैलरी दे रहे हो तो आपके पास से पैसे जा रहे हैं, तो वो आपका एक लॉस हुआ। तो उस चीज को सैलरी अगर आप दे रहे हो तो वो डेबिट, और कहाँ से जा रहा है, हमारे बैंक से, तो वो क्रेडिट होगी। इसके बाद आता है हमारा रियल अकाउंट। सबसे बेसिकली चीज है कि रियल और पर्सनल, दो ही अकाउंट हमारे सबसे ज्यादा काम चलते हैं, एक रियल अकाउंट और एक पर्सनल। इन दोनों अकाउंट्स में ही सबसे ज्यादा रियल अकाउंट हमें, जैसे मान लो कोई चीज हमारे पास आ रही है या जा रही है, इस चीज को बताता है। जैसे मान लो मैंने परचेज किया, तो परचेज में क्या होता है कि माल मेरे पास आया, मैंने अपने से कैश दिया, तो इस चीज का हम एंट्री करते हैं। सेल्स में इसके उल्टा होता है, अगर मैंने सेल्स किया तो मैंने किसी चीज की वस्तु को बेची, बेची तो उसके बदले मुझे क्या मिला, पैसे। तो सेम रियल अकाउंट हमारा परचेज के ऊपर ही काम करेगा। बेसिकली इसका रूल क्या हुआ, डेबिट व्हाट कम्स इन, मतलब क्या हमारे पास आया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मतलब क्या हमारे पास से गया। अब इस चीज को समझिए कि ये होता कैसे। जैसे देखो, हमने पर्सनल अकाउंट में पढ़ा था रिसीवर एंड गिवर, मतलब जो रिसीव करता है, देने वाला और लेने वाला, इन दोनों चीजों के ऊपर हमने पढ़ा था। गिवर मतलब क्या, गिवर और रिसीवर दोनों चीजों के बारे में हमने जब पढ़ा था, तो सेम रूल रियल अकाउंट का भी वही होता है। कम्स इन मतलब क्या आया और क्या गया।
पर बेसिकली हम इसका यूज तब करते हैं जैसे हमने कोई परचेज की हो या कोई माल खरीदा हो, कच्चा माल। आप अगर नॉर्मली मान लो कि मैंने बोला कि हाँ भाई मैंने श्याम को पैसे दिए, तो इस चीज में आप इस चीज का रूल यूज नहीं कर सकते कि व्हाट कम्स इन, क्योंकि इसमें क्या आया, श्याम आया, मैंने शाम को पैसे दिए, व्हाट गोज आउट मैंने कैश दिया। तो ऐसा कुछ रूल यूज नहीं हो सकता, क्योंकि ये रियल अकाउंट बेसिकली हम उन चीजों के लिए यूज करते हैं, जैसे कि मान लो अगर मैंने कोई कंपनी खोल रखी है या फिर कोई दुकान है, जो भी मेरे पास सामान आता है ना, उन चीजों के लिए हम एंट्री कर सकते हैं रियल अकाउंट की। बेसिकली अगर हम पर्पस के हिसाब से अगर देखें कि एक व्यक्ति से लेन देन हो रहा है, उस लेन देन को अगर हम रियल अकाउंट में एंट्री करना चाहें तो रियल अकाउंट में एंट्री नहीं हो सकती, क्योंकि वो रियल अकाउंट की एंट्री नहीं, वो पर्सनल अकाउंट की एंट्री हो जाती, और वो पर्सनल अकाउंट की एंट्री रियल अकाउंट में काउंटिंग नहीं कर, क्योंकि वो बेसिकली पर्सनल अकाउंट की एंट्री है। अब इस चीज को हम समझेंगे कि रियल अकाउंट में एक एग्जांपल मैं आपको देकर समझाऊंगा कि होता क्या है। मतलब मान लो ही सोल्ड गुड्स टू अरविंद, गुड्स का मतलब कच्चा माल, सोल्ड मतलब आप सबको सभी को पता है कि मतलब मैं अरविंद ने को मैंने माल बेचा। अब इसमें क्या हुआ कि मतलब मेरे पास कैश तो आया नहीं, कौन आ रहा है, अरविंद। मैंने अरविंद को माल बेचा, गया क्या मेरे पास से, माल तो गया, आया तो कैश नहीं, पर कितने का बेचा, 2400 रुपये का बेचा, आया कौन, पता नहीं। जब हम कैश में माल नहीं बेचते हैं तो जो नाम आता है, जैसे अरविंद आया तो अरविंद का नाम हम लिखेंगे। अगर मान लो यहाँ पे नाम नहीं दिया रहता, ही सोल्ड टू गुड्स ऑन क्रेडिट लिखा रहता 2400 में, तो इस पे हम क्या करते कि हम क्रेडिट, ऑन क्रेडिट लिखा रहता तो हम क्रेडिट लिखते, अरविंद की जगह पे हम क्रेडिट लिखते। जैसे कि देखो अरविंद माल, इसका यूज करो, व्हाट कम्स इन, हमारे पास क्या आया अरविंद, व्हाट गोस आउट, तो हमारे पास से क्या गया गुड्स, गुड्स मतलब सेल्स, हमने सेल किया मतलब बेचा, कोई चीज भी हमने बेची तो उसको टू में लिखा। हमारे पास क्या आया था, अरविंद आया, और फिर क्या गया हमारे पास से, सेल, हमने सेल की। अगर अरविंद नहीं रहता तो इस जगह पे हमारा क्रेडिटर्स आता, नाम या कैश नहीं दिया हो तो हम क्रेडिटर का यूज करते हैं, क्रेडिट अकाउंट लिखते हैं, क्रेडिटर्स लिखते हैं। ठीक ऐसा ही अगर हम किसी से माल खरीद रहे हैं और हमने उसे पैसा ना दिया हो तो नाम नहीं रहता तो वो हमें डेबिट में यूज करता है, तो उसके लिए हम डेबिट यूज करेंगे। बेसिकली आपको इन सभी चीजों के बारे में समझ में आया होगा मेरे ख्याल से। आई होप कि मतलब आप सब समझे होंगे कि गोल्डन रूल्स और टाइप अकाउंटिंग्स होते कितने। टाइप अकाउंट्स के बारे में अच्छी तरीके से और समझेंगे हम बेसिकली आगे आगे की क्लासेस में, क्योंकि ये टाइप्स अकाउंटिंग बेसिकली नॉर्मल चीज नहीं है। टाइप ऑफ अकाउंटिंग, ये गोल्डन रूल्स हमेशा आपको तीन, ये रूल जो अकाउंटिंग के हैं, ये तीन रूल्स हमेशा आपको याद रखने पड़ेंगे। पहला, रिसीवर्स गिवर्स, डेबिट द रिसीवर्स, क्रेडिट द गिवर्स। दूसरा, ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, डेबिट एंड गेन क्रेडिट। और फिर उसके बाद व्हाट कम्स इन, मतलब आपके पास क्या आया, और व्हाट गोज आउट। व्हाट कम्स इन मतलब डेबिट को डेबिट में लिखना है, और व्हाट गोज आउट जो है उसे क्रेडिट में लिखना है। बेसिकली इन तीनों चीजों पे हमारा पूरा अकाउंट निर्भर करता है, और पूरे साल में जो है भी हम बना रहे हैं वो सब हमारा ट्रायल बैलेंस, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आप बेसिकली इन सभी चीजों को आपको बेसिकली सीखना ही पड़ेगा, चाहे अकाउंट का कोई भी रूल आए या ना आए। इन तीन रूल को अगर आपने अच्छी तरीके से याद कर लिया, आपको अकाउंटिंग क्लियर हो जाएगी।